स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन सेंटर। सिंपल सॉल्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। हम समझते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और इसी मस्ती भरे समय में आइए हम कुछ मस्ती भरे मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समांतर श्रेणी क्या है ये देखा था। उसके बाद देखा था कि ए एन यानी जिसको हम एनवा पद कहते हैं बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है तो कहाँ से होता है, कैसे आता है, ये प्राप्त किया था। अगर आप जानना चाहते हैं, पहली बार आप देख रहे हैं हमारे वीडियो को और जानना चाहते हैं कि ये आया कहाँ से, तो आप हमारे सिंपल सॉल्यूशन सेंटर के प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 10th में जाकर सर्च कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा। कल ही इस वीडियो को हमने अपलोड किया था। आइए हम अब प्रश्नावली 5.1 जो आपका NCERT बुक है उनके प्रश्नों को देखते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन लिखूँगा नहीं क्योंकि लिखने में समय ज़ाया होता है, मैं क्वेश्चन पढ़ करके बना देता हूँ कि क्वेश्चन है क्या। पहला प्रश्न है कि बताना है एक में कि दिए गए नीचे जो बातें हैं वह एपी में है कि नहीं है। तो क्या है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। देखिए अनुक्रम पहले हम लिख लेते हैं। अनुक्रम के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अनुक्रम क्या है। तो अनुक्रम हम लिख लेते हैं कि अनुक्रम प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है आपको 15 रुपया। उसके बाद के लिए किराया क्या है, प्रति किलोमीटर किराया 8 रुपया बढ़ जाता है। यानी पहला 15 है तो उससे आगे आपको उससे 8 ज़्यादा लगेगा, यानी कि 15 में 8 जोड़िए तो 23 लगेगा। इसके बाद फिर उससे ज़्यादा 8 लगेगा यानी 31 लगेगा। देख रहे हैं, तो इस प्रकार से आगे की तरफ ये बढ़ता चला जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये एपी में है या नहीं। तो एपी में है या नहीं इसको जांचने के लिए इससे अगला एक और पद हम ले लेते हैं, अगला 39 हो जाएगा। इसको जांचने के लिए एवं प्रकार से ये बढ़ेगा। इसको जांचने के लिए हम प्रत्येक क्रमिक पदों का अंतर ज्ञात करेंगे, क्योंकि एपी के बारे में बताया था कि एपी वही है जिसके प्रत्येक क्रमिक पदों का अंतर यदि समान है उसे ही हम एपी कहते हैं, अर्थात समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें समान अंतर हो। तो देखिए हम अंतर करके देखते हैं। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। तो हम करते हैं कि दूसरा में से पहला घटाते हैं, यानी A2 घटे A1। A2 हमारा है 23 घटे A1 हो गया 15, घटा लीजिए तो 8 आएगा। फिर आ गया A3 माइनस A2 कितना है 31 माइनस 23, फिर 8 आएगा। फिर आप लिख सकते हैं A4 माइनस A3, घटा लीजिए 39, अब माइनस A3 कितना हो जाएगा 31 इक्वल टू कितना गया 8। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रत्येक क्रमिक पदों का अंतर समान है, इसलिए ये एपी में है। लिखेंगे कि चूँकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, तीनों बराबर आ गया। प्रत्येक क्रमिक पदों का अंतर 8 ही आया, इसलिए ये एपी में है। लिखेंगे चूँकि ये एपी में, इसलिए ये एपी में है। क्यों है, तो क्योंकि इनके पदांतर समान हैं, या फिर हम कह लें कि क्रमिक पदों का अंतर समान है, इसलिए एपी में है। ऐसा हम क्यों लिखे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि बताइए एपी में है तो क्यों। तो क्यों है तो समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न को हम देखते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं कि वो एपी में है तो कैसे है, किस प्रकार से वो एपी में है, ये जानने का हम प्रयास करते हैं। इसका दूसरा समझते हैं क्या है दूसरा। इसका दूसरा देख लीजिए कि दूसरा क्या है। तो दूसरा आपका है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु में निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। यानी पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि वायु मतलब एक बेलन है, बेलनाकार कोई वस्तु है, उसमें हवा है और उसमें एक पंप द्वारा हवा को निकाला जाता है। तो एक बार में कितना हवा निकलता है, तो जितना उसमें हवा है उसका 1/4 यानी चौथाई भाग। अगर मान लीजिए कि 100 घन मीटर उसमें हवा है तो उसमें से 25 निकल जाएगा, 1/4 निकलेगा। तो इसी प्रकार से है। तो मान लेते हैं कि माना कि बेलन में हवा का आयतन
तो बेलन में हवा का आयतन आपका है v मीटर क्यूब, ठीक है, v चलिए मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब जो भी हो। उसके बाद पहली बार पंप करने पर शेष हवा का आयतन, देखिए शेष हम लिख दिए हैं तो घटा लेंगे, शेष हवा का आयतन। तो पहले से v है, v में से आपको v गुने 1/4 घट जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/4 कम जाता है, तो बचेगा कितना, तो इतना में से घटा के जो बचेगा वही लिखेंगे। तो घटा के अगर लिखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4v में से v घटेगा, यानी 3v/4, ये भिन्न के घटाव आप कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, दूसरी बार पंप करने पर निकाल लेते हैं। दूसरी बार पंप करने पर शेष हवा का आयतन। तो देखिए दूसरी बार पंप करेंगे तो जितना बचा हुआ उसी में ना करेंगे, शेष हवा का आयतन। तो क्या होगा, अब हवा है 3v/4, इसी में से घटेगा, इसी का 1/4 इसमें से निकलेगा, तो गुने 1/4 कर देते हैं। यहाँ पर भिन्न के घटाव कर लीजिए, तो 16 एलसीएम होगा, 4 चौका 16, तो 4 तिहाई 12v माइनस 3v, 3v घटा लीजिए तो आ जाएगा 9v/16। अब जो अनुक्रम है हम लिख लेते हैं, चूँकि ये लंबा जाएगा इसलिए 3 ही अनुक्रम पर छोड़ देते हैं। पहले से v है, उसके बाद क्या आया, निकलने के बाद बचा 3v/4, उसके बाद क्या आया 9v/16। अब इसको हम जांच लेते हैं, कर लेते हैं a2 माइनस a1, यानी कि 3v/4 माइनस v, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम करके देखिए, 4 3v माइनस 4v, यानी कि आ जाएगा ये -v/4। उसके बाद हम निकाल लेते हैं a3 माइनस a2, यानी कि 9v/16 माइनस 3v/4, घटा लीजिए 16 रहेगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 9v माइनस 4 चौका 16, तो 3 चौका 12v, घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा -3v/16। तो ये चीज़ आ गया। तब देख लीजिए यहीं पर दोनों बराबर नहीं आया ना, तो हम लिखेंगे चूँकि a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, यानी दो लगातार क्रमिक पदों का अंतर सभी जगह समान नहीं है, इसलिए ये AP में नहीं है। अब इसके तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है वो हम देख लेते हैं। इसका तीसरा प्रश्न है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। यहीं से अनुक्रम बनेगा। प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है 150, उसके बाद अगले मीटर की खुदाई करने के लिए इससे ज़्यादा लगेगा 50 रुपया, यानी 200 लगेगा। उसके बाद इससे अगले मीटर अगर खुदाई होगा तो उसका लगेगा 250, फिर लगेगा 300, यानी 50-50 बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये तो AP में साफ दिख रहा है, a2 माइनस a1 बराबर 200 माइनस 150 इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 आएगा। उसी प्रकार से a3 माइनस हो जाएगा a2 इक्वल टू 250 माइनस 200 इक्वल टू हो जाएगा 50। उसके बाद है a4 माइनस a3, तो कितना आएगा 300 माइनस 250 इक्वल टू 50। ये हमारा a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। यहाँ भी देख लीजिए क्रमिक पदों का अंतर क्या आ गया, समान आ गया। देखेंगे चूँकि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3, सबका मान एक जैसा 50, इसलिए ये AP में है, AP में है, क्योंकि इनके क्रमिक पदों का अंतर समान है।
तो इस तरह से हम देख लिए कि ये भी एपी में आ गया। अब आपका इसका चौथा प्रश्न है, चौथा में क्या है वो देख लेते हैं। तो चौथा में है वो देखते हैं। चौथा में है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए, जो ही प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ष समान ब्याज नहीं रहेगा। अगर साधारण ब्याज होता तो समान ब्याज होता तो मिश्र धन का जो बढ़ने का दर होता वह समान होता, तो वह एपी में आ जाता। परंतु चक्रवृद्धि ब्याज है तो प्रथम वर्ष के लिए आपका तो मूलधन वही होगा जो 10,000 दिया हुआ है, लेकिन दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बदल जाएगा, दर वही रहेगा, समय वही रहेगा, तो फिर वहाँ पर ब्याज अलग निकल जाएगा। तीसरे वर्ष में ऐसा ही होगा, इसलिए ये आपको एपी में नहीं होगा। साधारण ब्याज की बात होती तो एपी में होता, क्योंकि वो प्रत्येक वर्ष में उस पर मूलधन पर ही ब्याज लिया जाता है। परंतु चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लिया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष आपका ब्याज बढ़ता चला जाएगा, इसलिए वो एपी में नहीं होगा। परंतु इसको हम करके दिखाते हैं कि कैसे नहीं होगा। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा में है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चलिए पी मान लेते हैं 10,000 है, आर आपका है 8%, और ये वार्षिक लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये तय करना ज़रूरी है कि कितने समय में ब्याज 8% लगेगा। वार्षिक लिखा हुआ है तो इसका मतलब वर्ष में लगेगा, छमाही लिखा हुआ है इसका मतलब 6-6 महीना पर लगेगा ब्याज 8%, और त्रैमासिक लिखा हुआ है इसका मतलब 3-3 महीना पर ब्याज लगेगा, तो फिर अलग अलग कंडीशन हो जाएंगे। तो आइए हम A1 निकालते हैं। A1 मतलब पहला वर्ष के लिए, तो पहला वर्ष के लिए जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं क्या, P × 1 + R/100 टू दी पावर T होता है या N होता है, नंबर ऑफ टाइम, N मतलब नंबर ऑफ टाइम यानी एक वर्ष। तब P का मान लिख लीजिए 10,000, और ये कितना आ जाएगा 1 + 8/100, 1 पावर रखने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ये आ जाइए 4 से कटी 4 दूना 8, 25 चौका 100, भिन्न का जोड़ अगर करते हैं तो 10,000 इंटू में निकलेगा ये 25 से 2 27/25, इसको काटिए 25 चौका 100, 400 मरते कटेगा, 400 को 27 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 27 चौका 108, इस पर 0 आ जाएगा। तो इस हिसाब से पहला वर्ष का मिश्रधन हो गया 10,800। अब हम दूसरा वर्ष का मिश्रधन निकालते हैं, A2 निकाल लेते हैं, डायरेक्ट डाल देते हैं। तो दूसरा वर्ष जो होगा इस पर ब्याज लगेगा क्योंकि ये मिश्रधन हो गया। अब दूसरे वर्ष में इस पर ब्याज लगेगा, यानी कि ये मूलधन हो जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा, दर यही रहेगा, समय एक वर्ष रहेगा, यानी कि अब ये मूलधन होगा तो 10,800 इंटू, अब ये तो वही 1 + 8/100 होगा, तो 27/25 उसका डायरेक्ट मान लिखते हैं 27/25। अब इसको काटते हैं, काट के देखते हैं कटेगा कि नहीं। 25 चौका 100, 8 0, 25 3 75, तो 5 0 25 दूना 50, यानी 432 मरतबे कट जाएगा ना। अब इसको गुना कर देते हैं 27 से, 27 दूना 54 के 4 हासिल हो जाएगा 3, 27 सॉरी हासिल 5 होगा, 27 ते 81 या 5 86, और 27 चौका 108, 108 8 116। इतना रुपया दूसरे वर्ष का हो गया। अब तीसरे वर्ष के लिए निकालते हैं A3, तो अब मूलधन ये हो जाएगा, है ना। तो मूलधन ये हो जाएगा तो 11,664 गुने फिर कर देते हैं 27/25। अब इसको काट लेते हैं 25 से, कैसे कैसे कटेगा देखिए, तो 25 से तो कटेगा ही, 25 चौका 100 तो बचेगा 16, और उस पर 6 बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा 166, यानी कि 25 छक्का 150, फिर बचेगा 16, तो 4 बैठाएंगे तो 164, 25 छक्का 150 तो 14 बचेगा, तब दशमलव हो जाएगा तो बचेगा 140, यानी 25 पंचे 125, और फिर बचेगा आपको 15, 25 छक्का 150। इसको गुना कर लेते हैं, 27 को 6 से गुना कीजिए तो 27 छक्का हो जाएगा 162, 30 छक्का 150, 36 ठीक है 162, और उसके बाद हो जाएगा 27, तो 62 के 2 हासिल 16, 27 पंचे 135, 135 से 16 जोड़ेंगे तो 151, फिर हासिल 15 हो जाएगा, 27 छक्का, उसमें फिर 62 में 15 जोड़ेंगे 77, हासिल 17, 27 छक्का फिर 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
17 जोड़ेंगे ना, 17 जोड़ेंगे, 17 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 79, 9 और फिर 17 हासिल हुआ तो 27 चौका 108, 108 7 17 125, 125 यानी कि यहाँ दशमलव आ जाएगा, दशमलव दूंगा बाद है 12,597, ये निकल गया ये 3। अब यही हमारा अनुक्रम आ जाएगा। अब अनुक्रम क्या क्या होगा वो देख लीजिए। अनुक्रम में हमारा होगा वो होगा कितना कितना है देख लीजिए। ये है 10,800, 10,800 कॉमा फिर यहाँ पर आ गया है कितना, ये आया है, यहाँ आया है, ये अलग है, ये आया है 11,664 कॉमा फिर कितना आ गया 12,597.12। ये निश्चित रूप से एपी में नहीं होगा क्योंकि देख लीजिए यहाँ दशमलव वाला है, घटा के तो दशमलव में ही आएगा ना, लेकिन यहाँ तो नहीं आएगा, इसलिए एपी में नहीं। आप घटा के देख लीजिएगा कि एपी में है कि नहीं, नहीं ही होगा तो लिख देंगे, चूँकि इसके सार्वंतर समान नहीं है इसलिए ये एपी में नहीं है। इस तरह से हम समझते हैं कि ये बात ज़रूर आप समझ गए होंगे कि किस तरह से किसी दी हुई व्यवहारिक प्रश्नों को हम पता कर सकते हैं कि एपी में है या नहीं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद।